लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। और लल्ला क्लासेस आप देखिए, उसमें उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। लल्ला क्लासेस का आनंद लीजिए। लल्ला क्लासेस में अच्छी चीज़ें बताई जाती है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5। कौन सा लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। मक्का 21 डिग्री से 27 डिग्री जो है तब मक्का पैदा होता है। मक्का एक फसल है। 21 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर जब रहेगा तो मक्का आपका आराम से पैदा हो जाएगा। और मक्का जो है खाद्यान्न के लिए भी प्रयोग किया जाता है बाबू, और चारा दोनों के लिए प्रयोग करेंगे। खाद्यान्न के रूप में भी और चारा के रूप में भी मक्का का प्रयोग करेंगे। और मक्का जो है किस की फसल है? तो खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है। मक्का को हम खरीदने जाएंगे, खाद्यान्न के लिए खरीदने जाएंगे। मक्का याद रखना कौन सा फसल है बाबू? मक्का जब भी याद करेंगे तो खरीफ की फसल है। कौन सी फसल होगी बाबू? खरीफ की फसल होगी मक्का। आगे हम देखेंगे भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है बाबू? भूदान आंदोलन। भूदान ग्रामदान आंदोलन रक्तहीन क्रांति विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, एक आंदोलन की बात हुई थी। भूदान ग्रामदान आंदोलन रक्तहीन क्रांति जो थी, एक ऐसी क्रांति थी, रक्तहीन क्रांति थी, विनोबा भावे ने दिया था आंध्र प्रदेश में। और श्री रामचंद्र रेड्डी ने, ठीक है, 80 एकड़ जमीन दान दिया था पोचमपल्ली। ठीक है, श्री रामचंद्र रेड्डी एक बंदा है, उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन दान में दे दी है। सोचो कितना ज़मीन रहा होगा उसके पास, उसने देश के लिए कितना दे दिया? एक 80 एकड़ ज़मीन जो है पोचमपल्ली में दान में दे दिया। पोचमपल्ली कहाँ पे पड़ेगा बाबू? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। भूमि सुधार जो होती, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार की बात करी गई थी। रबड़ एक भूमध्य रेखीय फसल है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब भी कोई बंदा रबड़ का उत्पादन करेगा तो वहाँ पे 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए ही चाहिए। अब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, यहाँ इसमें आराम से रबड़ हो जा रहे हैं। लेकिन 200 डिग्री सेल्सियस बारिश होनी, वर्षा होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो केरला में रबड़ तो होता ही है, ज़्यादा होता है। और विश्व में देखेंगे मलेशिया में होता है। अगर हम तो देखते हैं रबड़ एक भूमध्य रेखीय फसल है, ये भी याद रखना। रबड़ क्या है बाबू? एक भूमध्य रेखीय फसल है। भूमध्य रेखीय क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे यहीं पे ज़्यादा अत्यधिक वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर। लगभग कितना बाबू होगी? 200 सेंटीमीटर। आगे हम देखेंगे चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु में अच्छी तरह उगता है। चाय का पौधा यदि कोई पूछे कि अच्छी तरह किस जलवायु में अच्छी तरह उगेगा? उष्ण और उपोष्ण दोनों जलवायु में अच्छी तरह उगता है। ह्यूमस एवं जीवाश्म युक्त मृदा उपयोगी होती है। जिस मृदा में ह्यूमस होगी, जिसमें जीवाश्म होगा, ऐसी मृदा क्या होगी? चाय के पौधों के लिए उपयोगी होगी। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें, ठीक है, वर्ष भर समान रूप से वर्षा के लिए बौछारें होती हैं। उसके कारण हमें चाय आसानी से पैदा हो जाता है, उत्पादन हो जाता है चाय का। ठीक है, और रोपड़ कृषि का उदाहरण है। कोई पूछे कि चाय किस कृषि का उदाहरण है तो आप सीधे जान लो, तो रोपा जाता है उसको, रोपड़ कृषि का उदाहरण है। किस कृषि का उदाहरण है बाबू? चाय, तो रोपड़ कृषि का उदाहरण है। चाय किस कृषि का उदाहरण है बाबू? तो रोपड़ कृषि का उदाहरण है। जब भी कोई पूछे कि चाय किस कृषि का उदाहरण होगा बाबू, तो रोपड़ कृषि का उदाहरण होगा। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य गुजरात। मूंगफली पहला देखेंगे, मूंगफली। दूसरा सरसों देखने को मिलेगा। तीसरा नारियल देखने को मिलेगा। चौथा तिल देखने को मिलेगा और सोयाबीन देखने को मिलेगा। अरंडी का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल भारत के मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो तिलहन है
कौन कौन से देखेंगे हम भारत में। तो पहले तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है, हम सरसों जानते हैं, मूंगफली जानते हैं, सूरजमुखी के तेल जानते हैं, नारियल के तेल जानते हैं, अलसी के तेल जानते हैं, अरंडी के तेल जानते हैं, सूरजमुखी के तेल जानते हैं। तो देखो एक कहानी आपको हम बताते हैं अरंडी के तेल की। जब भी बात आती है तो हम बेंगलोर में पढ़ाई करते थे फार्मासिस्ट की, और वहाँ पे क्या हुआ बाबू कि मैं अपने बाल को ये खड़े होने के लिए क्या करता था कि अरंडी के तेल आते थे, मैं लगा लेता था, तो बाल हमारे तो खड़े हो जाते थे और उसमें धूल के कण बैठ जाते थे। धूल के कण बैठते बैठते बाल धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। उस समय हमें ज्ञान नहीं था उसका, लेकिन बाद में पता चला। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अरंडी का तेल भी होता है, सरसों का तेल भी होता है, सूरजमुखी का भी तेल होता है, मूंगफली का भी तेल होता है। तो मतलब भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करता है। ठीक है, ये आप बात याद रखना। आगे है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि एक खरीफ की फसल है। ठीक है, तो मूंगफली देखेंगे खरीफ की फसल, जब धान वान बोया जाता है ना, बारिश वारिश ज़्यादा होती है तो खरीफ की फसल होती है। किसकी फसल होती है बाबू मूंगफली? एक खरीफ की फसल है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे कि मूंगफली ज़्यादा होगी। आगे हम देखेंगे तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अब देखो भारत को दो भागों में बांट दिए, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। जब जो तिल होता है, तिल का भी तेल होता है, तो तिल उत्तर भारत में देखेंगे तो खरीफ की फसल है ना। हम जैसे हम लोग उत्तर भारत में रह रहे हैं, तो उत्तर भारत में जो तिल जो पैदा होता है लगभग जो धान की खेती होती है उस समय पैदा होती है, तो बारिश ज़्यादा होती है उस समय। ठीक है, और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। दक्षिण भारत में क्या है बाबू? रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। आगे हम ये देखेंगे अरंडी रबी एवं खरीफ दोनों फसल ऋतु में बोई जाती है। अरंडी जो होती है रबी और खरीफ दोनों फसल ऋतु में बोई जाएगी। तो क्वेश्चन बन के आता है कि अरंडी का जो तेल है ना, वो किस फसल ऋतु में बोई जाती है? तो हम रबी और खरीफ दोनों फसल ऋतु में हम बो सकते हैं। गन्ना उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। जैसे चाय उष्ण उपोष्ण है, वैसे गन्ना भी उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, गन्ना के लिए भी 21 से 27 डिग्री, कितना बाबू? 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए गन्ना के लिए भी। और गन्ना के लिए वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। कितना चाहिए बाबू? 75 से 100 सेंटीमीटर। गन्ना तो वैसे हम लोग भी बोते हैं, और हम लोग के यहाँ ज़्यादातर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसी ख्याल से तो लगभग गन्ना आराम से हो जाता है। और टेम्परेचर भी 21 से 27, 30, 35 तक भी रहते हैं। टेम्परेचर भी हमारे यहाँ से 21 से 27 तक मान लो कि गन्ना होता ही है। ठीक है, वार्षिक वर्षा जो है इसमें होती है। और ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, भारत दूसरा स्थान है। अब सोचो गन्ना के उत्पादन में भारत दूसरा हो गया, ब्राज़ील पहला आ गया। कौन सा? ब्राज़ील। तो गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील कौन सा है बाबू? तो पहला देश है, और भारत दूसरा स्थान पे आ रहा है, दूसरा देश है। मोटे अनाज आर्द्र क्षेत्र में रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा एवं सूक्ष्म पोषक भूसी था, ज्वार बाजरा। तो कहने का मतलब है कि जो मोटे अनाज में हम देखेंगे तो प्रचुर मात्रा में जो है हमको लोहा देखने को मिलता है, सूक्ष्म पोषक तत्व देखने को मिलते हैं मोटे अनाज में। रागी में भी यदि हम रागी खाएंगे तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व आराम से मिलेंगे। ठीक है, और बाजरा में भी मिलते हैं, और ज्वार में भी मिलते हैं, भूसी में भी मिलते हैं। तो आप इसको खाओ, मोटे अनाज खाओ। किसको खाओ? मोटे अनाज का। आजकल डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं, जो पेशेंट हो जाते हैं कहते हैं कि भाई अब आप क्या करो, क्या खाओगे? मोटे अनाज खाओगे। मोटे अनाज ज्वार बाजरा बजरी ये सब खाने की बात करते हैं। ठीक है, रागी खाओ। आगे अरहर फलीदार फसल होने के नाते मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती। देखो जो बंदा ज़्यादा अरहर बोता है वो ध्यान रखना कि अरहर एक फसल है, फलीदार फसल, फल उसमें लगे रहते हैं, और यह मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती है। ठीक है बाबू, आगे हम चलेंगे। तथा अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। ठीक है, अरहर जो है मृदा की उर्वरता को बनाती नहीं है, बिगाड़ देती है। लेकिन अन्य सभी जो दालें होती हैं जमीन से नाइट्रोजन लेकर के जो है मृदा की उर्वरता बनाए रखती हैं, लेकिन अरहर ऐसा काम नहीं करती है। जो बंदा एक ही खेत में बार बार अरहर बोएगा वो खेत क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बाबू, बंजर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे खरीफ, अरहर, मूंग। तो देखेंगे अरहर ले लो, मूंग ले लो, उड़द ले लो, कपास ले लो, जूट ले लो, हाँ, सोयाबीन ले लो, मक्का ले लो, ज्वार ले लो। ये सब खरीफ की फसल है। इसकी फसल देखने को मिलेगी बाबू, खरीफ की फसल मिलेगी। ठीक है, सोयाबीन भी खरीफ के समय में आएगा, मक्का भी खरीफ के समय, क्योंकि मक्का मैंने बोल दिया कि मक्का खरीदेंगे खाने के लिए, तो मक्का भी खरीफ की फसल है। ज्वार बाजरा भी खरीफ की फसल है, जूट भी खरीफ की फसल है, कपास भी खरीफ की फसल है, उड़द भी और मूंग भी, अरहर भी, सब खरीफ की फसल है। रोपण कृषि उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है और एक वाणिज्यिक कृषि होती है। ठीक है, तो रोपण कृषि की जब भी बात होए, रोपण कृषि यदि आपको कहीं लिखा मिले, आप जान जाना कि एक वाणिज्यिक कृषि है। कैसी कृषि है बाबू, एक वाणिज्यिक कृषि है। कैसी कृषि है, एक वाणिज्यिक कृषि है। यह बहुत बड़े लंबे क्षेत्रों में, लंबे चौड़े क्षेत्रों में बोई जाती है, उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। चाय मैंने बता दिया कि चाय उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, और गन्ना भी उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। तो चाय एक रोपण कृषि है। कॉफ़ी भी जहाँ बोई जाएगी तो लंबे चौड़े क्षेत्रों में बोई जाती है। रबड़ भी जहाँ भी बोई जाएगी तो लंबे चौड़े क्षेत्रों में बोई जाती है। गन्ना भी देखते हैं कि लोग 1-1, 2-2 बीघा, 5-5 बीघा, 10-10 बीघा जब गन्ना बो देते हैं, ये भी रोपण कृषि में आएगा। केला, हमारे गाँव में एक नदी है, छोटी सी नदी है हमारे गाँव में। उस नदी के पार एक बंदे ने कम से कम 10 बीघा केला बो दिया। तो अब आप सोचो कि केला को अब 1 बिस्वा लगा दो, 10 बिस्वा लगा, मतलब 1 बिस्वा लगा दो, तो उससे क्या ही तुम बेच लोगे। तो रोपण कृषि में यही होता है कि आप जहाँ भी बोएंगे लंबे चौड़े क्षेत्रों में बोएंगे, और इसको हमेशा खाने के उद्देश्य नहीं, बेचने के उद्देश्य से ही बोया जाता है। अब केला कौन केला खाएगा एक बंदा, चाय के अकेले कितना आदमी पी जाएगा, कॉफ़ी अकेले कितना पी जाएगा आदमी। इसलिए ये सबको हम क्या बोलते हैं बाबू, तो दिमाग भी लगाया जाता है। हर चीज़ रखने की बात नहीं है, दिमाग लगाओ, समझो, अपने यहाँ से कोरिलेट करो। हमारे समाज में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, सारी चीज़ हमारे समाज में है। हम समाज को कैसे देखते हैं, समाज एक आईना है। हम बाहर निकलते हैं तो अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, हम किसको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखोगे गन्ना जहाँ बोया है तो वहाँ पे गन्ना ही बोया जाता है, कहीं कहीं पे देख लेना अपना आराम से। आगे हम देखें कर्तन दहन प्रणाली कृषि भारत में अनेक नामों से जानी जाती है। तो एक प्रणाली कृषि है कर्तन दहन। तो कौन सी है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, और भारत में अनेक नामों पे जानी जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो हम देखेंगे कि बेबर या ददिया, कोई पूछे कि बेबर या दहिया जो कृषि प्रणाली है वो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। बेबर या दहिया ना, मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि जो मारे, कैसे मारे बाबू, बेकारा ही मार दें, और जो एकदम दहिया लग गया। तो वही कहने का मतलब ये है कि बेबर और दहिया पूछा जाए कि कर्तन दहन प्रणाली कहाँ की है, तो हम बताएंगे बाबू मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है बाबू, मध्य प्रदेश की। चोरू या पेड़ा आंध्र प्रदेश का। तो आप आंध्र प्रदेश में देखो जाओगे तो बढ़िया चोरू पेड़ा उड़ा खाएंगे, चोरा के पेड़ा खाएंगे आंध्र प्रदेश में। क्या करेंगे बाबू, चोरा के पेड़ा खाएंगे आंध्र प्रदेश में। तो जब भी याद रखना होगा कि आंध्र प्रदेश में कर्तन दहन प्रणाली कौन सी है बाबू, तो चोरू और पेड़ा। आगे देखते हैं पश्चिमी घाट में कुमारी। आप सोचो पश्चिमी घाट, तो आज भारत का मैप बनाएंगे तो पश्चिम की ओर देखेंगे, पश्चिमी घाट है, तो वहाँ पे जो कर्तन दहन प्रणाली होती है कुमारी, किस नाम से जानी जाती है बाबू, कुमारी के नाम से जानी जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से जानी जाती है। तो ये तो ऐसे ही याद रहेगा कि दीपा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली दीपा जो है कहाँ पे बोली जाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और हिमालयन क्षेत्र में खिल, हिमालय क्षेत्र में क्या होगा बाबू, खिल बोला जाता है। खिल कर्तन दहन प्रणाली कहाँ पे है बाबू, हिमालयन क्षेत्र में है। कहाँ है बाबू, हिमालयन क्षेत्र में। और कुरुआ झारखंड में ना, कुरुआ झारखंड में। तो लोग होते देखो कुरई लेकर के क्या बोलते हैं, चावल से भूसी झाड़ते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि कुरुआ कर्तन दहन प्रणाली कहाँ पे देखने को मिलेगा बाबू, झारखंड में देखने को मिलेगा। इतना आपको बातें याद रखनी चाहिए। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि होती है। कौन सी कृषि होती है बाबू, झूम कृषि होती है।
कौन सी कृषि होती है? झूम कृषि। झूम कृषि में क्या चीज़ होता है थोड़ी सी जान लो कि उसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे को काटेंगे, फिर वहाँ पे कृषि करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पौधों को काटेंगे, फिर वहाँ पे कृषि करेंगे। झूम कृषि होती है। ठीक है। नोट, वर्तमान में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है बाबू? 13 है। भारत में जो पत्तन है, बड़े बड़े पत्तन वर्तमान में कितने हैं? 13 बड़े बड़े पत्तन हैं। और 13 क्या है बाबू? बड़े बड़े पत्तन हैं। 13वां जो पत्तन होगा पोर्ट ब्लेयर होगा, जो 2010 में बनाया गया था। 13वां पत्तन क्या है बाबू? पोर्ट ब्लेयर। कब बनाया गया था बाबू? 2010 में बनाया गया था। ठीक है। और छोटे मझोले पत्तन की बात करें तो 200 हैं। वही कहना है कि जो पहलवान होते हैं, जैसे पत्तन को पहलवान मान लो, तो पहलवान बड़े बड़े पहलवान कितने? 13। मतलब बड़े बड़े जब पत्तन कितने हैं बाबू? तो 13 है। लेकिन जो छोटे छोटे पहलवान तो ढेर सारे होते हैं, 200 होते हैं। तो वही छोटे छोटे पत्तन 200 होते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे, छोटे पत्तनों के लिए राज्य सरकार नीतियां बनाती है। अब सोचो भाई, राज्य सरकार छोटा मोटा काम देखती है, तो छोटे पत्तनों के लिए कौन बनाती है बाबू? राज्य सरकार नीतियां बनाती है। और 13 पत्तन जो है महासागरीय यातायात का 75% भाग निपटा देते हैं। अब आप सोचो, मतलब कि 13 ही पत्तन ऐसे हैं जो महासागरीय यातायात होता है, महासागर से जो माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसका 75% अकेले निपटा देता है। कितना प्रतिशत बाबू? अकेले 75% निपटा देता है। ठीक है। और 13 पत्तन, अब बाकी 200 पत्तन मिल करके जो है 25% माल निपटाते हैं। आगे चलो, मार्मगांव पत्तन जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। तो मैंने बता दिया था पहले ही कि मार्मगांव पत्तन कहाँ पे बाबू? गोवा में है। कहाँ पे बाबू? गोवा में है। और जो है एक जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित है। किस नदमुख के मुहाने पर स्थित है बाबू? तो जुआरी क्या नाम है बाबू? जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है बाबू? प्राकृत से ही बना है। तो जब भी कोई मार्मगांव, तो जो गाना वाना होता है, लोग जो है मार के गाना गवाते हैं, तो मार के कोई गाना थोड़ी गाता है, प्रकृति से ही दिमाग में आता है कि गाना गाना है मुझे। ठीक है। तो यही सब रखो, याद रखना, थोड़ी थोड़ी सूत्र से याद रखना भाई। देखो, याद करना है, थोड़ी ट्रिक लगानी है, याद करनी है हमको। तो मेन अल्टीमेटली गोल है हमारा कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है। एग्जाम को क्या करना है बाबू? क्रैक करना है। तो हमको याद रखना है कि मार्मगांव पत्तन जो है वो किस नदमुख पे है? तो जुआरी नदमुख पर है। और कैसा पत्तन है? एक प्राकृतिक है। क्या है बाबू? ये प्रकृति से ही आती है। आगे देखते हैं, मुंबई पत्तन भी प्राकृतिक है। तो देखो, मुंबई पत्तन भी क्या है बाबू? एक प्राकृतिक है। तो अब आप याद रखना कि एक मार्मगांव गोवा में ये प्राकृतिक है, और मुंबई पत्तन भी प्राकृतिक है। अब मुंबई तो बहुत बड़ा है पत्तन। अब ये सोचो, मुंबई पत्तन की जो बात करोगे तो मुंबई में तो अभी देखो सब लोग क्या होते हैं, जितने हीरो हीरोइंस हैं, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, वो क्या है? प्राकृतिक रह ही नहीं गए हैं। क्या है? प्राकृतिक रह ही नहीं गए। सब क्रीम, पाउडर, लोशंस, परफ्यूम्स, ये सब यूज करते हैं ना। ये सब सारे चीज़ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं। तो हमको याद रखना है कि मुंबई पत्तन भी प्रकृति था, लेकिन अब लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखना कि मुंबई पत्तन कैसा पत्तन है बाबू? तो प्राकृतिक पत्तन है। मार्मगांव पत्तन कैसा पत्तन है? तो प्राकृतिक पत्तन है, जो प्रकृति से ही बना हुआ था। आगे हम देखेंगे हुगली पत्तन। ठीक है। हुगली पत्तन से क्या क्या होता है? भूटान को, नेपाल को भी सुविधाएं प्रदान करता है। अब सोचो, हुगली पत्तन विदेशों में भी भूटान को, नेपाल को भी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो कोई पूछा जाए कौन सा ऐसा पत्तन है जो भूटान को और नेपाल को भी सुविधाएं प्रदान कर रहा है? तो हुगली पत्तन है। ठीक है। आगे हम देखेंगे एन्नौर पत्तन। ये डेवलप हुआ है चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए ना। एन्नौर पत्तन किस लिए डेवलप किया गया बाबू? चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए। अब आपको याद है, सोचना भी थोड़ा सा कि यार एक चेन्नई पत्तन था, बहुत बड़ा सा था, तो वहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती थी, बहुत ज़्यादा उसके दबाव बढ़ गए थे। उसके दबाव को कम करने के लिए एन्नौर पत्तन बनाया गया। कौन सा पत्तन बनाया गया बाबू? एन्नौर। तो जब भी याद रखना, चेन्नई, एन्नौर। चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया बाबू? एन्नौर पत्तन बनाया गया। आगे हम चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, चीन, यही सब होते हैं। भारत का जो व्यापारिक साझेदार देश में देख लोगे, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि
अमेरिका है ही, यूएई है भी, चाइना है भी, ये सब तो रहेंगे ही। ठीक है, नागपुर 1943 योजना आया था, इसका संबंध सड़क किनारा योजना से है, अरे सड़क विकास योजना से है। तो देखो एक बात कही गई कि 1943 में ही नागपुर योजना आ गया था। 1943 में क्या करना था, उसमें सड़क का विकास करना था। क्या करना था बाबू, उसमें सड़क का विकास करना था। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI एक अधिनियम आया था 1988 में, जो स्वायत्त शासी निकाय है। तो कोई पूछे कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्वायत्त शासी निकाय है। कौन सा निकाय है बाबू, स्वायत्त शासी निकाय है। कब, 1988 में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव, प्रचालन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग को सौंपी गई। ठीक है, कहा गया कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय महामार्ग हैं, उनके रख रखाव की, उनको सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी दी गई है और भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग को सौंपी गई है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग को सौंपी गई है राजमार्गों की सुरक्षा के लिए, जिम्मेदारी के लिए, रख रखाव के लिए। आगे हम देखेंगे राज्य राजमार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अब क्या राज्य सरकार इतना भी नहीं करेगी कि वो अपने यहाँ पे जो राजमार्ग है उनका अनुरक्षण करना है तो राज्य सरकार कर लेगी। आगे हम देखेंगे राज्य की राजधानी जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। सही बात है भाई, राज्य की जो राजधानी है वो जिला को जोड़ेगी, मुख्यालय को जोड़ेगी और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। तो देखो भाई, राष्ट्र से दूर तो जा नहीं सकते, तो जुड़े होंगे। राज्य महामार्ग जो होते हैं राष्ट्रीय महामार्गों से क्या होते हैं बाबू, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं बाबू, जुड़े होते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO मई 1960 में बनाई गई थी। सोचो 1960 का साल बहुत इंपॉर्टेंट था कि अब किस लिए था, सीमा सड़क संगठन BRO जो है बनाया गया था 1960। महीना कौन सा था, मई का महीना था। 1960 में जो है क्या बनाया गया था, सीमा सड़क संगठन बनाया गया था, BRO बनाया गया था। राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम की स्थापना 1998 में ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया गया था। अब सोचो 1998 में ट्रैफिक को कम करने के लिए क्या बनाया गया था बाबू, तो राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी कि जो राष्ट्रीय महामार्ग है हम उसको विकास करेंगे। उस कार्यक्रम की स्थापना करी गई 1998 में ट्रैफिक को किस लिए बाबू, कम करने के लिए बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क निर्माण के उद्देश्य से की गई थी ना। तो किस लिए मतलब कि ये इसकी स्थापना करी गई थी, राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम की स्थापना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क निर्माण के उद्देश्य से की गई थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क निर्माण बनाएंगे। कब, 1998 में। कब बनाएंगे बाबू, 1998 में। आगे हम देखेंगे कोंकण रेल महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से, महाराष्ट्र में रोहा से ले लेंगे, रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ देगा। और 1998 में ही निर्माण हुआ था इसका। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। तो जब भी कोई पूछे कि कोंकण रेल वाला जो रास्ता बनाया गया था महाराष्ट्र में रोहा से लेकर के कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ेगी। महाराष्ट्र में रोहा ले लो, कर्नाटक के मंगलौर ले लो। 1998 में जोड़, कब बनाया गया था, 1998 में। और 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी इसी पर है, कोंकण रेल पे। ठीक है, आगे हम देखेंगे भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू की गई थी। ठीक है, तो भारत में जो वायु परिवहन, हवा में जो परिवहन उड़ते हैं, 1911 में शुरू की गई थे। कहाँ से, किसके बीच में बाबू, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, बहुत पास में ही वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में ही हो गई थी। तो उसकी शुरुआत हुई थी। आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्र में सेवारत होता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा यूज किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, देखो बाबू, अब जब तुम लोग की शादी हो जाएगी ना, तो क्या करोगे, तुम लोग जो है अपने पार्टनर को लेकर के पूर्वोत्तर भारत में जाओगे, पहाड़ों पे घूमने जाओगे,
तो पवन हंस सेवा है, वहाँ पे कौन सा पवन हंस एक हेलीकॉप्टर है, उसमें बैठ करके पहाड़ों को आराम से देखोगे। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी शादी करो और जल्दी जल्दी नौकरी करो, उसके बाद में शादी करो, और शादी करने के बाद तुम लोग कहाँ जाओ, पूर्वोत्तर भारत में, यदि आपको पवन हंस हेलीकॉप्टर में बैठने हैं तो। आगे चलते हैं हम थोड़ी सी। ऑयल इंडिया लिमिटेड को 1959 कंपनी के रूप में निगमित किया गया था ना। अब देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो थी, इसको लिमिटेड कर दिया गया कब, 1959 में ही लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि अपने मनमाना बना रही थी, इसको लिमिट तो करना ही पड़ेगा। तो 1959 में जो है क्या, इसको क्या कर दिया गया बाबू, निगमित कर दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू, उसको निगमित कर दिया गया। आगे देखेंगे, एशिया की पहली देश पारी पाइपलाइन जो है 1157 किलोमीटर असम के नहरकटिया से बरौनी तक है। एशिया की, कोई पूछे एशिया की, छोटी मोटी बात नहीं है बाबू, एशिया की बात कर रहा है। एशिया की पहली देश पारी पाइपलाइन जो है, जो पाइपलाइन एशिया की, वो कहाँ है बाबू, 1157 किलोमीटर की थी। कहाँ से कहाँ के बीच के भी थी, असम के नहरकटिया से बरौनी के बीच में थी। कहाँ से कहाँ के बीच में थी बाबू, असम के नहरकटिया से बरौनी के बीच में थी। और कितना किलोमीटर, 1157 किलोमीटर, ठीक है, की दूरी असम के नहरकटिया से। चूँकि नहरकटिया मैंने पहले ही आपको अगले क्लास में बता दिया था कि असम में है, तो असम के नहरकटिया से कहाँ तक जाएगी बाबू, तो ये जाएगा बरौनी तक। कहाँ तक जाएगा, बरौनी तक जाएगा। 1157 किलोमीटर की दूरी पार करके जाता है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा किया गया था। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारत में रेडियो का प्रसारण पहली बार कब हुआ, तो 1923 में किसके द्वारा किया गया था, क्लब ऑफ बॉम्बे। देखो रेडियो सब टेक्नोलॉजी की बात थी उस समय, नॉर्मल क्षेत्रों में तो होगी नहीं, तो बॉम्बे में ही होगी। तो क्लब ऑफ बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी बाबू, क्लब ऑफ बॉम्बे में। कब, 1923 में हुई थी रेडियो का प्रसारण। उसके बाद में रेडियो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल गया। ठीक है, रेडियो जो है ऑल इंडिया रेडियो में कब बदला, 1936 में, और आकाशवाणी 1957 में। ठीक है, 1957 में आकाशवाणी में बदल गया। तो हम रेडियो को पहले शुरू में रेडियो का प्रसारण हुआ था 1923 में, क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा किया गया। उसके बाद में जो है 1923 के बाद 1936 में रेडियो को क्या बदल दिया गया, नाम दे करके कहा गया कि ऑल इंडिया रेडियो है। ये अब क्या है बाबू, ऑल इंडिया रेडियो है। और उसके बाद में आकाशवाणी में बदला गया उसको, कब, 1957 में। कब बदला गया वो, 1957 में। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित करता था। तो रेडियो का काम क्या है, सूचना देगा, शिक्षा देगा, मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित करता था और करता है। आगे हम देखेंगे, उपग्रह संचार के स्वयं में एक विधा है और यह संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करता है। तो मतलब उपग्रह जो है एक संचार का एक विधा है। हम उपग्रह नहीं लगे होते तो हम लोग बात नहीं कर सकते। हम लोग क्या है, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं ना, वो नहीं हो पाते। हम लोग फ़ोन से जो बातें रातों जो बतियाते रहते हैं ना, वो बात कर ही नहीं पाते, क्योंकि उपग्रह ऊपर लगे हुए हैं। उससे हम संचार कर सकते हैं, उससे हम आराम से बातें कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हेलो बाबू, ऐसे नहीं कर सकते। अभी तो आसान हो गए हैं, आराम से करना है हेलो बाबू, लेकिन हेलो बाबू अभी नहीं करना है। सक्सेस होने के बाद में, एग्ज़ाम होने के बाद में, आपकी नौकरी लगने के बाद में आप जो है हेलो बाबू करो, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, आगे हमें देखना है आगे हमको ये देखना है बाबू कि ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए इंटरनेट अधिक प्रयोग हो रहा है। तो क्या, वही तो बात है। अब बिना इंटरनेट के बताओ, ई कॉमर्स कंपनियाँ, जैसे ई कॉमर्स कंपनियाँ में तुम्हें अमेजॉन देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट देखने को मिलेगा। बिना इंटरनेट के ये सब पॉसिबल ही नहीं। इंटरनेट से आप जा करके फ्लिपकार्ट पे कुछ भी ऑर्डर कर दे रहे हो, फ्लिपकार्ट पे कुछ भी ऑर्डर कर दे रहे हो, आपके घर आ जा रहा है, और घर आए आप पैसे दिए, आराम से घर के घर पड़े हो। ई कॉमर्स कंपनियां जो है हमारे मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं है। हमारे मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे मार्केट्स बंद हो रहे हैं। क्योंकि ये कम दाम में बेच दे रही है।
आगे हम चलते हैं। भारत में उपग्रह प्रणाली को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो भारत में उपग्रह प्रणाली है उसको हम 2 वर्गों में बांटा गया है। एक इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। एक इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, एक इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो शॉर्ट में बोलेंगे इनसैट और IRS में बांटा गया है। ठीक है, इनसैट की स्थापना जब हुई थी, इनसैट की स्थापना हुई थी 1983 में, और इसका उद्देश्य बहुउद्देश्य था। इसका बहुत ज़्यादा उद्देश्य था। उपग्रह प्रणाली, दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकन करना था। ठीक है, तो भारत में उपग्रह प्रणाली का जो सिस्टम था, एक इनसैट है, एक IRS है। ठीक है, इनसैट जब बनाया गया तो उसका बहुउद्देश्य था। कहा कि मौसम का भी जानकारी लेके आएगा, उपग्रह प्रणाली का भी जानकारी, और क्या बोलते हैं कि दूरसंचार भी ये प्रोवाइड करेगा। मतलब किसका कई उद्देश्य थे, बहुत उद्देश्य थे। आगे हम देखेंगे IRS ना। IRS को हम क्या बोलेंगे, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। IRS मार्च 1988 में कब हुआ था बाबू? तो इनसैट के 5 साल बाद, इनसैट के जब 5 साल बाद जो है IRS की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है बाबू? IRS की स्थापना होती है। और 1988 में रूस के बैकानूर से IRS के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। प्राकृतिक संसाधनों के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए IRS उपग्रह बनाया गया था। बहुत उपयोगी है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उसके प्रबंधन के लिए ये IRS बनाए गए थे। IRS बनाया गया 5 साल बाद बनाया गया, 1988 में बनाया गया। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए मान लो, प्रबंधन के लिए मान लो। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट NRSC हैदराबाद में स्थित है। कोई पूछे कि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ स्थित मिलेगा बाबू, तो आपको हैदराबाद में स्थित मिलेगा। जाके आप देख सकते हो। यह आंकड़े के लिए अधिक या प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराती है। यह आंकड़ा मतलब उपलब्ध कराने का काम करती है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। आगे हम देखेंगे, भारत में केंद्रीकृत नियोजन है। भारत में जो प्लानिंग थी वो केंद्रीकृत प्लानिंग है। नियोजन का कार्य नीति आयोग करती है। तो पहले जो नियोजन का कार्य भारत में पहले योजना आयोग करती थी, अब क्या कर रहे हैं बाबू, नीति आयोग करती है। यह एक वैधानिक संस्था है। नीति आयोग कैसी संस्था है बाबू? वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था मतलब सरकार लोग मिल करके बनाए हैं, वैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जब भी पूछा जाए तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, अब नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। देखो, पंचवर्षीय योजना तो बहुत चलेगी, लेकिन जब स्पेशली कोई पूछ ले कि पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई स्पेशली, तो 8वीं योजना चलाई गई थी, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के विकास की बातें कही गई थी। आगे हम देखेंगे, नियोजन के 2 उपागम होते हैं। एक खंडी नियोजन होता है। किसका होता है बाबू? एक खंडी नियोजन होता है और ये प्रादेशिक नियोजन होता है। नियोजन के कितने उपागम होते हैं बाबू? 2। नियोजन का मतलब प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या होता है बाबू? प्लानिंग। प्लान करने का 2 उपागम होंगे, एक खंडी, एक प्रादेशिक। खंडी नियोजन क्या होता है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर, चाहे ले लो कृषि ले लो, चाहे सिंचाई ले लो, चाहे विनिर्माण ले लो, ठीक है, चाहे ऊर्जा निर्माण ले लो, चाहे परिवहन ले लो, चाहे संचार ले लो, चाहे सामाजिक संरचना ले लो, और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, एक खंडी नियोजन है। ठीक है, कृषि ले लो, कृषि में आ जाओ, सिंचाई में, अब कृषि से ही सिंचाई संबंधित हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाओ, निर्माण में, ऊर्जा सेक्टर में चले जाओ, एक खंडी नियोजन है, खंडी प्लानिंग है। लेकिन प्रादेशिक नियोजन क्या होता है? सभी क्षेत्रों को विकास के संतुलन में लाना होता है। ठीक है, सभी क्षेत्रों को विकास के संतुलन में लाना होता है, ये प्रादेशिक नियोजन होता है। क्या होता है बाबू? ये प्रादेशिक नियोजन होता है। आगे हम देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अब आप याद रखो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई बाबू? 8वीं। अब पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों की विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, अब उसमें पर्वतीय क्षेत्र में तुम उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा देख लो, उत्तराखंड में भी पूरा, मिकीर, आसाम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु। तो बस याद रखना कि
कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी बाबू, इतना याद रखना। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी बाबू, 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। कमान क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जिसमें सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए जल आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि वह क्षेत्र जहाँ पे जल की आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा होती है। ठीक है, सिंचाई जहाँ पे हो, जल की आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा हो गया तो उसे कमान क्षेत्र बोलेंगे। हमारे क्षेत्र में तो नहर नहीं है, लेकिन जब हमारा एक और पाही है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे नहरों से सिंचाई हो जाती है, सारे खेत नहरों से ही भर जाते हैं। ठीक है, उसको कमान क्षेत्र बोलेंगे। किस क्षेत्र में है हमारा जमीन है बाबू वहाँ पे, तो कमान क्षेत्र में। आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग के आसपास भी कितनी नहरें होंगी। ठीक है, कितनी नहरें होंगी जिससे कि आप लोग सिंचाई करते हैं अपनी कृषि का। आगे हम देखेंगे सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है, 4वीं और 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। देखो क्या हुआ था, 4वीं और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया था कि जो सूखा क्षेत्र है उसके विकास किया जाए। क्या किया जाए बाबू, जो सूखे क्षेत्र है उसका क्या करना था बाबू, विकास करना था। सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम की परिभाषा जो है WECD ने दिया था। सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम, सतत माने आराम से, पोषणीय विकास कार्यक्रम का परिभाषा देने का काम कौन करेगा, WECD एक संस्था है, उसने किया था। ब्रुटलैंड कमीशन नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने दिया था 1987 में। तो जब भी कोई पूछे कि कौन सा कमीशन था, तो ब्रुटलैंड कमीशन था। कब, 1987 में परिभाषा दिया गया था सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम। और देने वाला बंदा कौन था, देने वाला संस्था कौन था, तो WECD। कौन था बाबू, WECD था।